लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। और ये नाव और धारा की तीसरी और आखिरी क्लास है। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि आपके पेपर में या तो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आएगा या एक क्वेश्चन ट्रेन से आएगा, है ना बच्चे। अब बोट एंड स्ट्रीम से सवाल आए तो भैया यहीं से आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप। कॉन्सेप्ट में सारे पहले ही पढ़ा चुका हूं, है बच्चों। कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट में सारे के सारे बता दिए थे, कुछ भी अब नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज की क्लास का पहला टाइप, एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करती है। आरंभिक बिंदु पर 11:30 घंटे में वापस आ जाती है। अगर धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ करंट 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ये सचिन, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, यानी कि क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा गया? एक्स का मान पूछा है ना। मान लीजिए कि एक नाव यहां स्टार्टिंग पॉइंट से जाती है एक स्थान तक, कितने किलोमीटर दूर? 112 किलोमीटर, है ना। तो एक नाव 112 किलोमीटर दूर जाती है धारा की दिशा में। अच्छा, कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तो डाउनस्ट्रीम जाएगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस वाई। अब यहां पे धारा की चाल यानी कि वाई की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? एक्स प्लस 9, है ना। फिर वापस आएगी स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस 9। अब आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, यहां से सुनना कि अगर कोई नाव 112 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 112 बटे एक्स प्लस 9, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर वही नाव 112 किलोमीटर वापस आएगी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम किस स्पीड से आएगी? एक्स माइनस 9 की स्पीड से। तो 112 किलोमीटर वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 112 बटे एक्स माइनस 9। आने जाने में और आरंभिक बिंदु पर वापस आने में टोटल समय कितना लगता है? ये टोटल समय लगता है 11.5 घंटे, 11.5 आवर्स। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, यानी कि आपसे एक्स की वैल्यू पूछी। ये ना सचिन, क्या पूछा है? एक्स की। तो प्यारे बच्चों इतना ही करना था। डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस अपस्ट्रीम लौट के आने का टाइम बराबर 11:30। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्योंकि नीचे x प्लस 9 गुणा x माइनस 9 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 81 x की पावर 2 हो गया ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। तो प्यारे बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है कि फर्दर आगे ना इसको सॉल्व करके, क्योंकि आगे क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सवाल को जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व करने का बढ़िया तरीका है ऑप्शन से। आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही क्या होगा? इसका आंसर। भाई देखो राइट साइड में 11:30, 11:30 एक आसान नंबर है, कोई सड़ा हुआ चीज तो है नहीं प्यारे बच्चों। तो x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 112 x प्लस 9 से भी कटे और 112 x माइनस 9 से भी कटे। मान लीजिए जैसे हमने पहला वाला आंसर मान लिया 17, तो 17 प्लस 9 कितना हो गया? 26। 17 प्लस 9 26। अब 112 को 26 से भाग करेंगे, 26 में क्या आता है? 13। क्या 112 13 से भाग होगा? जब 112 13 से भाग होगा ही नहीं तो क्या 11:30 आ पाएगा राइट साइड में? नहीं। तो ये फर्जी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जहां नीचे सड़ा हुआ डेटा बनेगा वो हटा देंगे, 29 मानते हैं। तो 29 प्लस 9 38। 38 में क्या आता है? 19। क्या 112 19 से भाग होगा? नहीं, नहीं भाग होगा, यानी कि यह आंसर नहीं हो सकता। ये लेते हैं 23, 23। 23 प्लस 9 32, चलो 32 से हो जाएगा। 23 माइनस 9 14, 14 से हो जाएगा। यह आंसर हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 23 किलोमीटर पर आवर मानते हैं कि मान x का मान कितना है? 23, तो क्या आएगा? 112 बटे x प्लस 9, यानी कि 23 प्लस 9 32, और ये प्लस 112 बटे 23 माइनस 9
14, ये सचिन। आप प्यारे बच्चों चेक करो क्या आ रहा है ये। 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 7/2 यानी कि 3.5, और ये कितना आ गया 14 अट्ठे 112 यानी कि 8। तो 3.5 में 8 जोड़ूंगा, जोड़ के कितना आ गया 11.5 बराबर 11.5 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। तो ऑप्शन से एक्स की वैल्यू 23 रखने पर सेट हो गया, तो ये क्या हो गया आंसर, समझे ना। तो सवाल इजीली कैसे सॉल्व हुआ बच्चों, ऑप्शन से, यही है ना। चलिए अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 42। सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। यहां भी स्थिर जल में नाव की चाल आपसे पूछिए, क्योंकि सवाल बहुत आता है पेपर में, 2 डाल दिए मैंने, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, नाव एक्स से वाई तक जाते हैं फिर लौट के आती है। ठीक है बच्चों, सेम सवाल है, ट्राई करना, आगे चलेंगे बताएंगे। सवाल नंबर 43, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का बनाओ। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है सवाल में, 6। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। व्हाट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि एक्स का मान आपसे पूछा, ये ना सचिन, एक्स की वैल्यू पूछी है। सेम ऐसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, देखिए धारा की चाल कितनी दी है 6 किलोमीटर पर आवर। एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जाती है 56 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम जाती है प्यारे बच्चों कितना 39 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगता है नाव को 7 घंटे। तो आप मुझे बताओ 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है एक्स प्लस वाई। एक्स का मान आपको नहीं पता, वाई का मान है 6, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई एक्स प्लस 6। तो 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा, 56 बटे एक्स प्लस 6। 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी एक्स माइनस 6, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई। तो 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम लगा कितना 7 घंटे, बराबर 7 आवर्स। तो आपके सामने बेसिकली क्या बन गई बच्चों, एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 6 गुणा एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो सवाल को जल्दी करने का तरीका यही है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना करके बच्चों कैसे कर लो, ऑप्शन से। जो भी ऑप्शन यहां एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करता होगा वही क्या बन जाएगा आंसर। एक एक ऑप्शन लेते हैं। 22 प्लस 6 और 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। तो 39 तो 16 से भाग नहीं होगा। देखो राइट साइड में 7 एक बहुत प्यारा नंबर है, यानी कि 22 पे बात 7 लेते हैं। 7 प्लस 6 13, 56 तो 13 से भाग नहीं होगा, यानी कि वाला आंसर 15 लेते हैं। 15 प्लस 6 21 जो है 5600, ये आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों, है ना, मिलता जुलता आ गया ना। अगर मैं एक्स का मान 15 लेता हूं, जहां भी नीचे सड़ा हुआ नंबर बनेगा उस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। जैसे 7 प्लस 6 13, 56 तो 13 से कतई कटेगा ही नहीं ना, भाग होगा, है ना बच्चे। जब एक्स के लोग अगर 15 लेते हैं तो 56 बटे 15 प्लस 6 क्या आ गया 21, और ये 39 बटे 15 माइनस 6 क्या आ गया 9। ये किससे कट गया प्यारे बच्चों, 7 अट्टे 56, 7 तिया प्लस ये किससे कट गया 3 से 13 बटे, तो 8 प्लस 13 आ गया जी आपका 21 बटे 3, और 21 बटे 3 कितना आ गया, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं 7, यानी कि यही क्या है। तो जल्दी सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व हुआ प्यारे बच्चों। आप इक्वेशन बनाते तो भी सॉल्व होता, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ऐसे एक आध सवाल, लेकिन यही बेस्ट तरीका है ऑप्शन वाला ही। आगे चलते हैं, ये बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर 44 बनाइए भाई। In a stream running at 3 kilometer per hour, a motorboat goes 12 kilometer upstream and back to the starting point in 60 minutes. Find the speed of motorboat in still water. शांत जल में मोटरबोट की गति ज्ञात कीजिए। देखिए
नदी में धारा बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है बच्चों। 3 किलोमीटर पर आवर की गति से बहती धारा में एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में क्या पूछा है बच्चों, एक्स का मान, यही ना सचिन। अब आप एक बात सुनिए, धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है, मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, एक्स का मान पूछा है। एक नाव जो है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो जब ये वापस आएगी तो फिर 12 किलोमीटर वापस आएगी डाउनस्ट्रीम, है कि नहीं। चित्र बनाने की तो जरूरत नहीं है। अगर कोई नाव 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है। 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गई, 12 किलोमीटर धारा के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। तो और आने जाने में टोटल कितना समय लगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर हो गया बच्चे। तो नाव को 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, x माइनस वाई, वाई का मान कितना है 3। 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई यानी कि 12/x प्लस 3। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना, आने जाने में टोटल टाइम लगा 60 मिनट। जब सब कुछ किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम ऐसे मिनट में नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, घंटे में। तो 60 मिनट को क्या लिखेंगे, 1 घंटा, है कि नहीं बच्चे। कोई दिक्कत, सचिन सब समझ रहे हैं। तो ये आपके सामने क्या बन गई इक्वेशन। आपसे पूछा एक्स का मान, आप खुद सोचो, ये एक्स की वैल्यू, ऑप्शन देखो। ऑप्शन इतने गंदे गंदे और सड़े हुए हैं कि अगर आप ये एक एक ऑप्शन रख के चेक करोगे फिर सॉल्व करोगे तो इससे बढ़िया ये इक्वेशन ही सॉल्व कर ली जाए, है ना बच्चों। तो ये सवाल मैंने आपको जानबूझ के डाला है प्यारे बच्चे, है कि नहीं भाई, कि यहां पे एक एक ऑप्शन चेक करना अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग है कि नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू बहुत सड़ी हुई है सचिन, ऐसे ही है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या ले लेंगे, एलसीएम। बताओ जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे x माइनस 3 और x प्लस 3 की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 9, x माइनस 3 गुणा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, तो ऊपर से 12 कॉमन, ऊपर से 12 कॉमन आ गया। क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखो यहां मल्टीप्लाई होगी x प्लस 3 और ये x माइनस, x प्लस 3 में x माइनस 3 जोड़ेंगे, x प्लस 3 में x माइनस 3 जोड़ेंगे तो 2x, ये आएगा ना सचिन। प्लस 3 और माइनस 3 कट गया, x प्लस 3 में x माइनस 3 जोड़ेंगे 2x बराबर 1। अब ये उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 12 दूनी 24x, 24x बराबर आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9। 24x इधर ले आते हैं तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो आपके सामने प्यारे बच्चे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 24x उधर ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। पिछले जितने भी सवाल मैंने आपको ऑप्शन टेक्निक से सॉल्व करके बताए है ना बच्चों, ये दोनों आगे इनको आगे सॉल्व करते तो ऐसी ही क्वाड्रेटिक बनती है कि नहीं सचिन। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, या ऐसे भी कर सकते एक तरीका और आ रहा दिमाग में कि यहां परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 9 0 है सचिन। अगर माइनस 9 को राइट साइड में ले जाएं तो क्या आ जाएगा, बराबर 9, ऐसे कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x क्या होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, किसका स्क्वायर है बच्चों, ये a माइनस बी का है सचिन। आप खुद सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, अगर मैं दोनों तरफ 24 क्या होता है 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 गुणा एक्स, अगर मैं दोनों तरफ 12 का स्क्वायर ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, 12 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया, ये जल्दी हो गया मेरे भाई। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 12 गुणा एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या है
12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 है भाई, 144 गुणा ये 9 प्लस 144 से, चलो 9 अगर कॉमन भी ले लें तो 1 प्लस 16 कितना आ गया 17, 9 गुणा है भाई 144 में 9 जोड़ेंगे 153, 153 क्या होता है 17 गुणा 9। ऐसा करने से थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया। अगर आप दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो ये x माइनस 12 बराबर क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव 9 का अंडर रूट 3, 17 का रूट, तो x माइनस 12 बराबर 3 प्लस रूट 17 आ गया, माइनस 12 चला गया बच्चों राइट साइड में, तो x की वैल्यू आ गई 12 प्लस 3 रूट, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा कॉमन ले रखा है यहां पे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 चौक 3 गुणा 4 प्लस रूट 17 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, अच्छा सवाल है कि नहीं। तो ये तरीका है, यहां पे आपने सीधी तरह चले फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते तो भी आंसर आएगा बच्चों, हमने क्या करा परफेक्ट स्क्वायर बना के टेक्निक लगा दी। ठीक है बच्चे, तो मैंने इसलिए आपको दोनों तरीके से सवालों से रूबरू कराया, वो सवाल जो ऑप्शन से डायरेक्ट बन जा रहा है और वो सवाल जिसमें पूरी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों। अब तो शिकायत नहीं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन में अप्रोच ही रहता है ज्यादातर क्वेश्चन में। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है 45। ठीक है, वही टाइप है, जब भी टाइप अगला शुरू होगा मैं बता दूंगा। स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में बच्चों क्या दिया है सचिन, ये एक्स की वैल्यू है ना, स्थिर जल में मोटर बोट की स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता, राउंड ट्रिप का मतलब समझते हैं, आरंभिक बिंदु से एक जगह तक जाना फिर लौट के वापस आना, घूम के जहां से चले वहीं आ गए। तो नदी के प्रवाह की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। नदी के प्रवाह की चाल यानी कि सचिन क्या पूछा है, वाई का मान पूछा है सवाल में, समझे ना। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि एक नाव यहां स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करती है और एक डेस्टिनेशन तक जाती है, कितना 150 किलोमीटर, ये सचिन। तो स्थिर जल में नाव मोटर बोट की चाल कितनी, एक्स का मान 20। अब सब बच्चे जानते हैं कि मान लो अगर नाव डाउन स्ट्रीम जाएगी तो लौट के कैसे आएगी, फिर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाएगी तो एक्स प्लस वाई की स्पीड से, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई की वैल्यू आपको नहीं पता। लौट के अप स्ट्रीम आएगी तो अप स्ट्रीम कैसे आएगी, स्पीड एक्स माइनस वाई की स्पीड से 20 माइनस, ये सिंपल बात है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इतना आप दिमाग में कर सकते थे। आने जाने का राउंड ट्रिप में टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, 16 घंटे, तो निकालिए। अगर नाव 150 किलोमीटर जाती है प्यारे बच्चों आरंभिक बिंदु से मान लो डाउन स्ट्रीम, तो कितना समय लगेगा 150 बटे 20 प्लस वाई, ये ना सचिन, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, फिर 150 किलोमीटर वापस आएगी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा 150 बटे 20 माइनस, आने जाने का टोटल समय कितना लगा 16 घंटे, ये आया प्यारे बच्चों। ठीक है भैया, अब आप प्यारे बच्चों फिर से वही चीज होगी, देखो ये पिछले सवाल की तरह है, बस पिछले जो मैंने आपको सवाल कराया, देखो कितना सीक्वेंस में मैं आपको कराता हूं। इन सभी सवालों में आपको क्या निकालना था, एक्स का मान। क्या निकालना था सचिन, स्थिर जल में नाव की चाल, एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का मान। ये वो है सवाल जहां क्या निकालना है, वाई का मान, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता निकालने के लिए। आगे इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो फिर से यहां पर क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बहुत आसान है, इक्वेशन भी अपने आप में खुद में आसान है। तो इसको आगे सॉल्व ना करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऑप्शन से चेक है सचिन, जो भी ऑप्शन इसको संतुष्ट कर देगा, इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, वही का हो गया जी आंसर। बोलो तो आप बताओ वाई की वैल्यू। अब राइट साइड में क्या है 16, 16 एक बड़ा प्यारा नंबर है ना। अगर y का मान लो 6 लेते हैं तो 20 प्लस 6 26, 26 तो 26 में आता है 13, तो 150 को भाग देगा ही नहीं, खत्म, नहीं होगा आंसर। हम मानते हैं 8, तो 20 प्लस 8 28, क्या 150 28 से भाग होता है।
28 के भीतर एक सड़ी हुई संख्या आती है 7। 150 कभी भी 7 से नहीं कटेगा, दशमलव में भी नहीं, ना वैसे, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। फिर 5 रख के चेक करते हैं। हाँ ये हो सकता है भाई, हो सकता है ना सचिन। अगर मैं y की जगह 5 रखता हूं तो ये 20 + 5 150/25 6। y की जगह 5 रखता हूं तो 20 - 5 15, 150/15 10, 6 + 10 = 16। सेटिस्फाई कर गया, हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 5। तो ये सवाल करने का बेस्ट तरीका क्या रहा, ऑप्शन से। हमें लगता है समझ में आया है। आगे चलेंगे बच्चों, ये बताएंगे सवाल नंबर आपके सामने 46। 3 सवाल और हैं भी इस टाइप के। देखिए ये सवाल एएलपी के सीबीटी 1 पेपर में आया है 2025 में। बनाओ। ए स्पीड बोट हुज स्पीड इज 16 km/h in still water travel 40 km डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन ए टोटल ऑफ 6 hours 24 minutes. व्हाट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल बताइए। एक स्पीड बोट है, स्पीड बोट की स्थिर जल में चाल यानी कि एक्स का मान कितना है सचिन, 16 km/h है ना। एक स्पीड बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, एक्स का मान 16। इस स्पीड बोट को धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाना है और वापस आना है। कितना समय लगता है सचिन, 6 घंटे 24 मिनट। आपसे क्या पूछे, धारा की चाल। धारा की चाल यानी कि y का मान। ठीक बच्चों, आने जाने में समय लगता है 6 घंटे 24 मिनट। 6 घंटे 24 मिनट का मतलब क्या है, 6 + 24 मिनट कितना हो गया, 24 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे तो आ गया 5 6 30 और 2 32/5 घंटे। लिख सकता हूं ना 32/5 आवर्स। समझ में आना बच्चों। अच्छा, एक नाव पहले 40 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 40/x + y। x की वैल्यू है 16, तो 40/16 प्लस, फिर ये नाव वापस आती है अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर वापस आएगी ना। अप स्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा, 40/16 माइनस y। यही है बच्चों। आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा, 32 आपके सामने फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, बन गई ना, है सचिन। अब यहां y का मान देखो, ये है ऑप्शन, देख लो कितने गंदे हैं, गंदे ऑप्शन है ना। अगर आप एक एक ऑप्शन लेके यहां पे चेक कर लो तो खोपड़ी में दर्द होएगा कि नहीं होएगा। तो भैया यहां ऑप्शन ही इतने गंदे हैं कि ऑप्शन से चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने में मेहनत कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, आप बताओ नीचे क्या आएगा, 16 + y गुणा 16 - y है सचिन। इनका एलसीएम क्या आएगा, a + b गुणा a - b, a² - b²। ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ना। बोलो 16 + y गुणा 16 - y। 40 यहां भी है, 40 यहां भी है, तो ऊपर से 40 कॉमन है कि नहीं। क्या बचेगा, 16 - y और ये 16 + 16 - y में 16 + y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 - y में 16 + y जोड़ेंगे तो -y + y कट जाएगा, 16 16 32 बराबर 32/5। सभी बच्चे समझ गए कि 32 से 32 खत्म, 32 से 32 खत्म, 5 की दर गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा, 40 पंजे 200 बराबर राइट साइड में क्या आएगा, 16 का स्क्वायर माइनस y का, 16 का स्क्वायर 256 माइनस, देखो थोड़ा आसान है कि नहीं। अब ये आप बताओ, y² इधर आएगा, 256 माइनस 200 कितना आ गया, y² 56। आप अंडर रूट लेंगे तो 56 क्या होता है, 14 चौका 56, 4 का अंडर रूट 2, 14 का रूट, तो y बराबर 2 √ ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर। कोई समस्या, समझ में आया ना भाई, कोई दिक्कत। मुझे नहीं लगता यहां तक मेरे एक भी भाई को कोई डाउट है या कोई समस्या है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है 47, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2025 का है ये सवाल। ठीक है बच्चे,
स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर आवर है, यही सचिन, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 8। स्थिर जल में एक नाव की गति x का मान 8 किलोमीटर पर आवर है। यह कुल 4 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा की चाल यानी कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए और आंसर को बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। आपको y की वैल्यू यहां से निकालनी है। समझ में आया? यहां पर राउंड ट्रिप वाला केस नहीं है बच्चों। इस सवाल में राउंड ट्रिप नहीं है कि नाव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है फिर लौट के आ रही है, ऐसा नहीं बोला है। ध्यान से पढ़िए। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है सचिन? 8 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू दी है। यह नाव 4 घंटे में क्या करती है? यह नाव कुल 4 घंटे में धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम जाती है 18 किलोमीटर। ऐसे ही है सचिन। 4 घंटे में यह नाव अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। यही है बच्चों। अब आप मुझे बताओ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। x का मान आपको दिया यहां पे 8 माइनस वाई। 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, x का मान 8 है, 8 प्लस, तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा, 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा, है ना। मैंने डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दिया, तो आपको टोटल टाइम कितना लगा प्यारे बच्चों? सचिन जोड़ लेंगे। टोटल टाइम कितना लगा? सवाल के अनुसार कुल 4 घंटे लगा, तो बराबर 4। ठीक बच्चों। अब चूंकि सवाल के आंसर ही अप्रोक्स में है तो यहां ऑप्शन से तो आप चेक नहीं कर पाओगे, है कि नहीं बच्चों। और इतने गंदे गंदे ऑप्शन है दशमलव के 2 स्थान तक, तो आपको क्या करनी है? इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेते हैं बेटा एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सचिन? 8 माइनस वाई और 8 प्लस वाई, नीचे क्या आएगा? 8 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां देखिए जब इसकी यहां में गुणा होगी तो कितना आएगा? 12 गुणा 8 प्लस वाई, ये आ जाएगा ना। तो 12 × 96 प्लस 12 वाई, ठीक है ना। अलग अलग है ना यहाँ पे। यहां 18 की 8 माइनस वाई में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा ऊपर? 18 अट्ठे 144 माइनस 18 वाई बराबर 4। बताओ ऊपर क्या आएगा? 96 प्लस 144, 96 प्लस 144 240, 96 प्लस 144 240, 12 वाई और माइनस 18 वाई, माइनस का 6 वाई बराबर 4 गुणा क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसकी गुणा हो जाएगी 8 का स्क्वायर 64 माइनस वाई स्क्वायर। बताओ एक भी बालक को यहां तक समस्या हुई हो? कुछ नहीं किया हमने, केवल यहां पे इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ना। 96 प्लस 144 को लिख दिया 240, 12 वाई माइनस 18 वाई लिख दिया हमने माइनस का 6 वाई। ठीक है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है, दूसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। देखो ये जो 4 है ये दोनों तरफ से कट जाएगा ना सचिन। अगर 4 हम यहां से कॉमन, दोनों तरफ 2 से काट सकते हैं। 240 माइनस 6 वाई दोनों तरफ किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 120 माइनस 3 वाई बराबर 2 से डिवाइड, यहां भी 4 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 दूनी 128 माइनस 2 वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। प्यारे बच्चों आप समझना कि माइनस 2 वाई स्क्वायर आएगा इधर लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? 2 वाई, ये क्या है? माइनस का 3 वाई। ये 128 इधर आएगा तो 120 माइनस 128 क्या आएगा? माइनस का इक्वल टू, तो 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई माइनस 60 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया मेरे भाई? ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई समस्या? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से y की वैल्यू आएगी। बताओ क्या आएगा प्यारे बच्चों? अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मैं पहले भी बता चुका हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो x का मान क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस का b, माइनस बी यानी कि माइनस गुणा माइनस 3 क्या आएगा? 3 प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा बच्चों बताओ? माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac। ए की वैल्यू 2 और सी की जगह क्या आएगा? माइनस का 8। तो 4 दूनी 8, 8 अट्टे 64, 64 प्लस 9 कितना आ गया? 64 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 73। ठीक है बच्चों, तो 73 अपॉन 2a। 2a का मतलब कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 दूनी 4। अब y क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना सचिन? तो प्यारे बच्चों जैसे अगर आपने यहां पे माइनस लिया, 3 में से अगर आप रूट 73 घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगी y की वैल्यू, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको y की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी। ये y का मान आया। अब आप बताओ रूट 73 कितना आएगा बच्चों, क्योंकि आपको यहां पे लगभग वैल्यू निकालनी है। रूट 73 की वैल्यू क्या आएगी? अगर बेटा 64 होता तो 64 का अंडर रूट क्या आता? 8। 73 से अगला परफेक्ट स्क्वायर 81। 81 का अंडर रूट क्या आएगा? तो 64 और 81 के बीचों बीच में आप पढ़ रहा है 73, यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा 8 और 9 के बीच में आएगा लगभग 8.5। यानी कि 64 और 81 के बीच में नंबर आ रहा है 73, यानी कि इसका अंडर रूट भी लगभग लगभग 8 और 9 के बीच में आएगा, अप्रोक्स 8.5 के करीब, है कि नहीं सचिन? तो 8.5 प्लस 3 11.5 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? लगभग लगभग 3 से हल्का सा कम आएगा। ये 3 से हल्का सा कम कौन सा ऑप्शन है? ए, 2.89। है ना बढ़िया सवाल? देख रहे हो तो कितनी गजब की कैलकुलेशन थी इस सवाल में। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। तो कभी कभी जो रेलवे का माथा थनक जाता है। देखो ये भी सेम टाइप का सवाल है, इसको सॉल्व करने में लगा मुश्किल से 5 सेकंड, है ना? ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको सॉल्व करने में लग गया 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट भी लग सकता है एक एवरेज बच्चे को पेपर में, है ना? तो सवाल की कैलकुलेशन के हिसाब से कितना भी समय बढ़ा सकता है एग्जामिनर। आप हर सवालों को एक तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है, खुद से ट्राई करना, ठीक है बच्चों? इसी के साथ ये टाइप होता है दी एंड। आगे चले अब अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आता है प्यारे बच्चों। अगला टाइप ये भी बहुत खतरनाक है बच्चों, है सचिन? ये टाइप है 2 इक्वेशन सॉल्व करने वाला। कैसा टाइप है ये? 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है इसमें, ठीक है बच्चों? करें, आओ। सवाल नंबर आपके सामने कितना है? 49। इस टाइप के सवाल में आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, वो इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चों। मैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के सवालों से शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों? और आपके दिमाग में भी दर्द करूंगा। ए मैन कवर्स 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. He also covers 65 kilometer upstream and 87 kilometer downstream in 8 hours. Find the speed of boat in still water. स्थिर पानी में नाव की गति का पता लगाएं। यानी कि बच्चों सवाल में x का मान पूछा है ना? सवाल में क्या पूछा? x का। इस सवाल में 2 केस दिए हुए हैं, या मैं कहूं 2 इक्वेशन दी हुई हैं। भाई हमने मान ले कि माना अपस्ट्रीम की स्पीड u है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड d है। यही है ना बच्चों? पहली लाइन पढ़ो। एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सचिन कितना टाइम लगेगा? 39/u, है ना? और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 116 बटे, तो 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आदमी को 7 घंटे लगा। ये क्या इक्वेशन? पहली इक्वेशन दी है, पहली लाइन दी है। दूसरा, he also covers 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours. इस आदमी को 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में सचिन कितना टाइम लगता है? 8 hours. 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बटे स्पीड करके। ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। आपसे x का मान पूछा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सचिन पहले क्या निकालनी होगी मुझे?
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, फिर वहां से क्या आ जाएगा, एक्स का मान। तो बेसिकली ये वो टाइप के सवाल हैं जिनमें आपको इक्वेशन क्या है, सॉल्व करनी पड़ेगी। दो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको आता है, आता है इक्वेशन सॉल्व करने का, या तो यू गायब कर लो या डी गायब कर लो, है ना बच्चों। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। आप देखो इस सवाल के ऑप्शन कितने आसान है, कहीं भी कोई दशमलव में या फ्रैक्शन में उल्टी सीधी बात हो रही है नहीं। आप बताओ, ये राइट साइड में सचिन कितना आसान दे रखा है, 7 और ये 8, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होंगी, अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होगी जो 39 को आसानी से भाग करती हो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होगी जो 116 को आसानी से भाग करती हो। ऐसा ही कि नहीं सचिन। तो ये जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए, 39 या 65 है, जो 39 और 65 को आसानी से डिवाइड करती हो। कोई ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जो 39 और 65 को इजीली डिवाइड करता हो, क्योंकि तभी तो राइट साइड में 7 और 8 इतना आसान नंबर आ पाएगा। बच्चों इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं पेपर में जिनको सॉल्व नहीं करना पड़ता, इनको करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्या कोई ऐसी संख्या आप लोगों के दिमाग में है अपस्ट्रीम की ऐसी स्पीड जो 39 को भी डिवाइड करे और 65 को भी डिवाइड करे? क्या है? 39 और 65 13 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं सचिन? तो कहीं ऐसा तो नहीं अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो 13? अगर आप स्टीम की स्पीड 13 मानते हैं, 39 को 13 से भाग करेंगे कितना आएगा सचिन? 3। टोटल समय कितना लगना चाहिए? 7। तो यहां कितना समय लगेगा? 4 आवर, है कि नहीं? आप बताओ 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में अगर 4 घंटे लग रहा है तो फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 116/4 29। अरे भाई सोचो, 116 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहा, तो डाउनस्ट्रीम क्या लेना पड़ेगा? 29। 116/29 4 है। अगर ये डेटा दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो गया तो आंसर आ जाएगा। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 13 है, 65 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 65/13 5 घंटे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 29, 87 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 87/29, तो 5 घंटे प्लस 3 घंटे जोड़ के 8 घंटे आ रहा है। सेटिस्फाई हो गया। यानी कि बिना कुछ करे सवाल मैंने कैसे कर लिया? हिट एंड ट्रायल से। इसे बोलते हैं मित्रों हिट एंड ट्रायल टेक्निक, निंजा टेक्निक, है ना। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 13, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई है 29। तो एक्स का मान कितना आएगा सचिन बताओ? D+U/2। तो 29 + 13 कितना आ गया? 42/2, यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए, है ना। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, इनमें आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी थी, पर यहां इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे बनाएंगे सवाल को? अंदाजे से, हिट एंड ट्रायल से। मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा जहां आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ये देखिए बच्चे, हैं? ये सवाल नंबर 50 यहां पे गलती से डल गया बच्चों, हैं? इसको हटाओ भी, सवाल नंबर 50 का गलती से डल गया। हम क्या सॉल्व करेंगे? सवाल नंबर 51, ठीक है बच्चे, 51वां सॉल्व करेंगे। बताइए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2026 का क्वेश्चन है, समझे बच्चों? बताओ, ए बोट गोस 20,000 मीटर अपस्ट्रीम एंड 44,000 मीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ये सचिन, while it goes 15,000 meter upstream and 22,000 meter downstream in 5 hours. The speed of boat in still water. शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में क्या पूछा है? एक्स का मान। आंसर कितना है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहां डिस्टेंस दी हुई है मीटर में, समय किस में दिया है? आवर्स में। लेकिन मीटर में ना बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम किलोमीटर में बदल सकते हैं। सब बच्चों को पता है कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। क्या होता है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। बेसिकली यहां भी आपको इस पिछले सवाल की तरह 2 इक्वेशन बनानी है और उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है ना बच्चे। लेकिन मैं आपको तरीका यह बताना चाहता हूं कि बिना इक्वेशन लिखे जल्दी कैसे सॉल्व होती हैं। सुनिएगा बच्चे,
एक नाव 20, यहां लिखो अपस्ट्रीम, सचिन यहां लिखेंगे डाउनस्ट्रीम। एक नाव 20,000 मीटर अपस्ट्रीम जाती है, 44,000 मीटर डाउनस्ट्रीम 8 घंटे में। 20,000 मीटर का क्या मतलब है? 20 किलोमीटर, है ना। 20,000 मीटर को किलोमीटर में क्या लिखेंगे? 20,000 को 1000 से भाग करो, 20 किलोमीटर। तो एक नाव 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 44,000 मीटर का मतलब 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। समय कितना लगा टोटल? 8 घंटे का समय लगा। सही बच्चे। इसी तरीके से ना 15,000 मीटर अपस्ट्रीम, 15,000 मीटर का मतलब क्या? 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 22,000 मीटर डाउन, 22,000 मीटर का मतलब होता है 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं। कितना समय लगा? 5 घंटे। सवाल में एक्स का मान पूछा। एक्स का मान निकालने के लिए बोट की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड निकालनी पड़ेगी कि एक्स का मान क्या होता है? डी प्लस यू बटे 2। तो भाई आपके सामने एक इक्वेशन ये है बच्चों, दूसरी इक्वेशन ये। जब नाव 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते तो सचिन कितना समय लगता है? 8 घंटे। जब नाव 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते समय कितना लगता है? 5 घंटे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो भैया पिछले सवाल की तरह तो शायद ना हो, हिट एंड ट्रायल से हो भी सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो सुनिएगा। देखो किसी भी एक वैल्यू को सेम बना लो, चाहे अपस्ट्रीम को सेम बना लो, चाहे डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस को सेम बना लो, जहां से भी सुविधा लगे। अब जैसे यहां कितना है? 44 किलोमीटर। सचिन यहां कितना है? 22। तो इस 22 को भी 44 बना सकते हैं ना, दोनों जगह सेम कर लो 44। इस 22 को 44 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सचिन? 2 से गुणा कर दो। ये भी 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया, ये भी 22 दूनी 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया। दोनों को क्या कर लो? घटा लो। दोनों को घटा लो। आप देखो ना, ये 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और ये 15 दूनी 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, यानी कि क्या आ गया? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा भाई? 44 किलोमीटर, ये 22 दूनी 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो कट गया, 44 कट गया, ये कितना बचा? 20 और ये 15 दूनी 30। 20 और 30 का डिफरेंस, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? ये 8 घंटे, ये है 2 पंजे 10 घंटे। 8 और 10 का डिफरेंस, यानी कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 5। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल सॉल्व थोड़ा ना हुआ, अभी हमें क्या निकालना है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड। चाहे पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से, आगे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। आप बताओ, पहली इक्वेशन कहती है कि 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 8 घंटे। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा सचिन? 4 घंटे लगेगा। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो यहां पर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगेगा 4 घंटे। टोटल कितना समय लगता है? तो यहां भी कितना लगेगा? यानी कि 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में भी कितना समय लगेगा? 4 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 44/4। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 11 आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड 5 आ गई। एक्स का मान पूछा, एक्स का मान क्या आएगा? डी प्लस यू बटे 2। 11 + 5 16/2। एक्स की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, नहीं कि 40/18, यानी कि 20/9। 20/9 मीटर पर सेकंड का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता सब किसी को कोई डाउट हुआ होगा इसमें। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताएंगे, सवाल नंबर 52 बनाइए। एक और सवाल ऐसा ही आखिरी, फिर एक आप बनाना, ठीक है बच्चे? करो जरा। एक बोट 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 2 घंटे 27 मिनट में। ये नाव 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 37 मिनट में। तो आपसे पूछा है बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? नाव के बहाव की विपरीत आएगा, ये क्या लगा लीजिए यहां पे विपरीत, है ना। बोट की अपस्ट्रीम स्पीड बतानी, समझे बच्चे? सेम वही है, देखती पता लग जाएगा कि 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां लिख लीजिए प्यारे बच्चों, डाउनस्ट्रीम ये अपस्ट्रीम। पहली लाइन पढ़ो। एक बोट 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है,
है सचिन, यही है ना। एक बोट 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते, कितना समय लगता है? 2 घंटे 27 मिनट। 2 घंटे अलग चल रहा है, 27 मिनट अलग दुनिया में चल रहा है, तो मिनट में बदल लेते हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट प्लस 27, 147 मिनट। सही ना सचिन? 147 मिनट। तो एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 147 मिनट में। पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या है? आल्सो इट कैन गो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 37 मिनट। ये नाव 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते, कितने मिनट में बच्चों? 37 मिनट में। तो आपसे पूछा है बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है। बोट की क्या पूछा है? अपस्ट्रीम की स्पीड। अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालना है तो डाउनस्ट्रीम को गायब कर दो। यहां कितना है? 30। यहां कितना है? तो 30 और 10 को सेम बना लो। 30 और 10, 10 को भी सेम बना लेते हैं। 10 को सेम बनाने के लिए 30 इस पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर देंगे? इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो और क्या कर लो? घटा दो। जब आप घटाओगे तो क्या होगा बच्चों? ये 30 और ये 30 कट जाएगा, ये 3 चौक 12, ये 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 3 चौक 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डिफरेंस क्या आएगा? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा सचिन? 30 से 30 कट गया, ये 24 और 4 थे 12 का डिफरेंस। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 गुणा 37 111, 3 गुणा 37 111 मिनट। 147 मिनट में से 111 मिनट घटाएंगे यानी कि 36 मिनट। तो 12 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाते हो 36 मिनट में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों बताओ? 60 मिनट या 1 घंटे में चलेगी दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड। 60 मिनट में चलेगी दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड। आप 36 मिनट में जा रहे हो 12 किलोमीटर, 36 को 3 से भाग दिया 12 आ गया। तो 60 मिनट में जाओगे, 3 से भाग दो 20 किलोमीटर। तो 60 मिनट में आप 20 किलोमीटर जाओगे, यानी कि आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। इससे आसान कोई तरीका नहीं है इसको करने का, बताओ है कि नहीं? बेस्ट मेथड, समझे? 36 मिनट में आप स्टीम जा रहे हो 12 किलोमीटर, 60 मिनट में जाओगे आप 20 किलोमीटर। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाओगे तो आप स्टीम की स्पीड कितना आएगी? 20। खत्म। बस यही है बच्चों। अगला सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना मेरे भाई। ये सवाल देखो, ये कैसे गलती से डाल दिया मैंने यहां पे। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, लास्ट में करवाऊंगा इसको, ठीक है ना बच्चों? आइए, ये टाइप खत्म हुआ, आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों आपके सामने। यहां पर अब अगला टाइप बनाते हैं। चलिए करना। सवाल नंबर आपके सामने 54। मनाओ बच्चों, तगड़ा सवाल है भाई ये वाला, है सचिन? बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। हम भी तो देखें कितने बच्चे इस सवाल को समझ पाएंगे। दिमाग चाहिए मेरे भाई इस सवाल को समझने के लिए। ऑन ए रिवर क्यू इज मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड R ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर। मान लीजिए नदी है सचिन, ये क्या है? एक नदी, ये नदी है। सवाल बोला किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R के मध्य बिंदु Q हैं। तो मान लीजिए नदी के 2 किनारे हैं, ये मान लो P है और ये R है, और इनका मिड पॉइंट क्या है? Q। Q इनका मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच में। P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। P R नदी के 2 किनारे हैं। कोई नाव P से Q तक जाकर वापस कुल 12 घंटे में आ सकते। किसी नाव को P से Q तक जाने में और फिर वापस आने में कितना समय लगता है सचिन? 12 घंटे। किसी नाव को P से Q तक जाने में और फिर वापस आने में 12 घंटे लगता है। सवाल है P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। P से R तक एंड फ्रॉम P टू R इन 16 आवर 40 मिनट। नाव को P से R तक जाने में कितना समय लगता है सचिन? नाव को P से R तक जाने में समय लगता है 16 घंटे 40 मिनट। यही ना सचिन?
तो सवाल ये है प्यारे बच्चों, बताइए उसे आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा। नाव को आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा। दैट्स इट, इतना सवाल और कुछ नहीं। बताओ बच्चों, नाव को आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा। पता है ऐसे सवाल का सबसे बेस्ट लॉजिक क्या है। मान लो भाइयों एक नाव जा रही है ऐसे, तो अगर कोई नाव डाउन स्ट्रीम जाती है तो लौट के कैसे आएगी, अप स्ट्रीम। और उल्टा भी हो सकता है, अगर नाव अप स्ट्रीम जाती है तो लौट के कैसे आएगी, डाउन स्ट्रीम। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक राउंड ट्रिप जो है वो कैसी होगी सचिन, एक राउंड ट्रिप जो है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम होगी। अब आप एक बार बताओ, सवाल में पूछा है कि नाव को आर से पी तक वापस आने में कितना समय लगेगा। पी से आर तक की आधी दूरी है पी क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, मिड पॉइंट। जितना पी आर है उसका आधा है सचिन क्या, पी क्यू। इस नाव को आधी दूरी पी से क्यू तक जाने में और आधी दूरी पी से क्यू तक आने में समय लगा 12 घंटे। सोच लो, ये मिटाने वालों में एक बार सोच लो दिमाग में क्या बोला। नाव को पी से क्यू तक आधी दूरी जाना और आने में कितना समय लगा, 12 घंटे। अगर नाव को पी से क्यू तक जाने में और आने में 12 घंटे लगा है, तो बच्चों जरा मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि इस नाव को फिर पी से आर तक डबल डिस्टेंस जाने में और डबल डिस्टेंस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। क्या 24 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। नाव को पी से क्यू तक आधी दूरी जाना और आधा आना लगा 12 घंटे। तो अगर नाव डबल डिस्टेंस जाती है पी से आर, फिर डबल डिस्टेंस आती है आर से पी, समय भी डबल लगेगा 24 घंटे। क्योंकि जाना तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ही है, बस डिस्टेंस क्या होगी, डबल। तो टाइम भी क्या लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना। क्योंकि नाव राउंड ट्रिप में डाउन स्ट्रीम जाएगी तो अप स्ट्रीम आएगी, या उल्टा अप स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम आएगी। नाव को अगर आधी दूरी पी से क्यू तक जाने में आने में 12 घंटे लगा, तो डबल डिस्टेंस जाने और आने में समय भी डबल लगेगा, 24 घंटे हैं। अब आप खुद देखो, सवाल खुद ये कह रहा है कि नाव को पी से आर तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगा। पी से आर तक जाने में कुल समय कितना लग रहा है सचिन, कुल समय लगा है 24 घंटे पी से आर तक जाने में और आने में। तो वापस आने में आर से पी कितना समय लगेगा, 24 में से 16 घंटे 40 मिनट घटा देंगे। 24 घंटे में से 16 घंटे घटाओ 8 घंटे, फिर 40 मिनट और घटाओ तो कितना बचा, 7 घंटे 20 मिनट। 24 घंटे में से 16 घंटे 20 मिनट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 घंटे 20 मिनट। इन दोनों को जोड़ के ही टोटल 24 घंटे बन रहा है कि नहीं। यानी कि नाव को आर से पी तक वापस आने में 7 घंटा 20 मिनट क्या समय लगेगा, 7:1 खत्म। इससे आसान कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताइए। एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं। बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई। नदी एक्स वाई के समांतर बहती है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए प्यारे बच्चों की ये एक नदी है सचिन, ये क्या है, एक नदी। ये नदी है, इस नदी के एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं, ये एक्स है और ये वाई है। अच्छे समझिएगा इस सवाल को, कंटाप सवाल है, ठीक बच्चों। एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं। सवाल कह रहा है पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस पर दो बिंदु, एक है पी और दूसरा है क्यू। ये पी और क्यू एक्स वाई के 3 भाग कर रहे हैं, दिख रहा है बच्चों। एक्स वाई के 3 भाग हो गए, एक एक्स पी, एक पी क्यू और एक क्यू वाई, तीनों बराबर है। बोला है ना सवाल में, ये बोला है ना प्रश्न में, तो सवाल में यही बोला है कि पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो 3 बराबर भाग हो गए, कोई दिक्कत। सवाल है नदी एक्स वाई के समांतर बह रही। नदी कैसे बह रही है सचिन, ऐसे। नदी कैसे बह रही है, एक्स वाई के पैरेलल, एक्स से वाई की तरफ नदी बह रही है, ठीक है बच्चों। सवाल है किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू, हिंदी में यहां पे मिटा दिया इसने, वाई से क्यू,
किसी नाव द्वारा x से q तक और y से q की यात्रा में लगे समय का रेशो 4:5 है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। समझ में प्यारे बच्चों, ये x और y किसी नदी पर दो बिंदु हैं, p और q इसके 3 हिस्से कर रहे हैं। सवाल में बोला है नदी x से y की दिशा में बह रही है, ये बोला ना सचिन। सवाल में क्या है, रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई, टाइम टेकन बाय ए बोट टू रो फ्रॉम x टू q। x से q तक नाव को जाने में, x से q तक नाव को जाने में, एंड फ्रॉम y टू q, y से q तक नाव को जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो कितना है, 4:5। यही बोला ना सवाल में। x से q तक जाने में मान लो अगर नदी को 4 घंटे लग रहा है, तो सवाल के अनुसार y से q तक जाने में नदी को कितना समय लग रहा है सचिन, 5 घंटे। नाव को 5 घंटे लग रहा है। सवाल पढ़ो प्लीज, अच्छे सवाल पढ़ो। किसी नाव द्वारा x से q तक और y से q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। कोई नाव x से q तक जाने में और y से q तक जाने में जो समय लेते उस समय का रेशियो 4:5 है। सवाल है धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउनस्ट्रीम है ना, और करंट की स्पीड यानी कि y, d से y का रेशियो आपसे पूछा। यही सवाल है सचिन, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये टाइम का रेशियो दिया है ना, x से q तक और y से q तक जाने में जो समय लगता है, समय का रेशियो 4:5 है। लेकिन ये डिस्टेंस x q अलग है, ये डिस्टेंस y q अलग है। अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक नाव को x से q तक जाने में सचिन 4 घंटे लग रहा है, कितना x से, अगर नाव को x से q तक जाने में 4 घंटे लग रहा है, तो कोई मुझे बताओ इस नाव को x से p तक जाने में फिर कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेगा। समय का रेशियो 4:5 था, मैंने 4 घंटे 5 घंटे लिख दिया जिससे आप समझ पाओ। अगर नाव को x से q तक जाने में 4 घंटे लग रहा है, तो भली भांति आप समझ सकते हैं कि नाव को x से p तक जाने में 2 घंटे लगेगा। अब आप ये देखो सचिन, जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, कोई तकलीफ तो नहीं? जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में, सुनना मेरी बात, सेम डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में। अगर नाव x से p तक जा रही है तो कैसे जाएगी? डाउनस्ट्रीम, क्योंकि सवाल कह रहा है कि नदी अलोंग एक्स वाई, नदी x से y की तरफ बहती है। तो सेम डिस्टेंस, अगर नदी x से y की तरफ बह रही है तो कोई नाव x से y की तरफ जाएगी तो कैसे जाएगी? डाउनस्ट्रीम। और y से x की तरफ आएगी तो कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। तो नाव को x से p तक डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 2 घंटे। और अपस्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आने में कितना समय लगा? 5 घंटे। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो कितना है? 2:5। नदी नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में जो समय लगा, समय का रेशियो कितना है बच्चों? 2:5। अगर टाइम का रेशियो 2:5 है तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? उल्टा 5:। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो सचिन 5:2 आ गया कि नहीं आ गया? और रेशियो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सवाल में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोथ डाउनस्ट्रीम दैट ऑफ रिवर करंट। डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है सचिन? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 5, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2। तो करंट की स्पीड कितनी आएगी? d-u/2। हमें तो रेशियो चाहिए ना। करंट की स्पीड क्या होती है बच्चों? d-u/। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो करंट की आएगी 5 - 2 यानी कि 3/2। 2 ऊपर जाएगा तो 2 पंजे 10/। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 10:3। ऑप्शन। कोई समस्या समझ में ना भाई? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को समझ में आया। तो अच्छा ब्रांडेड लेवल का सवाल था, खत्म हुआ। इसी के साथ आगे आता है प्यारे बच्चों अगला टाइप। करें सचिन? सब अच्छे सवाल हैं, है ना? कल के सवाल मॉडरेट थे, आज के जो सवाल हैं वो सारे के सारे बढ़िया क्वालिटी के हैं। चलिए प्यारे बच्चों,
अगला कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको या अगले दो सवाल करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। बिना इस फॉर्मूले की हेल्प के आगे के सवाल नहीं हो सकते अगला टाइप, ठीक है बच्चे, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये नदी है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ए से बी के जो बीच की दूरी है वो है डी किलोमीटर। कितनी मान ली मैंने? डी किलोमीटर, ठीक है ना। मान लीजिए नदी पर दो बिंदु हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी डी किलोमीटर है। एक नाव ए से बी तक जाती है, फिर बी से ए तक वापस आती है। तो अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी बच्चों तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम आएगी। तो डाउनस्ट्रीम जाएगी एक्स प्लस वाई की चाल से, अपस्ट्रीम आएगी एक्स माइनस वाई की चाल से। तो नाव को ए से बी तक जाने में और फिर वापस आने में, यानी कि इसको कहूंगा मैं राउंड ट्रिप। क्या कहूंगा? राउंड ट्रिप में ए से बी तक जाने में फिर लौट के आने में टोटल टाइम कितना लगा? निकालना जरा टोटल टाइम क्या लगा। आप डी किलोमीटर गए एक्स प्लस वाई की चाल से, डी बटे एक्स प्लस वाई, फिर आप डी किलोमीटर वापस आए एक्स माइनस वाई की चाल से, तो कितना टाइम लगा? डी बटे एक्स माइनस वाई। टोटल टाइम कितना लगा? ऐड कर देंगे, प्लस जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आप क्या लोगे बच्चों? एलसीएम है सचिन, क्या लेंगे? एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वाई में एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे। अगर आप एक्स माइनस वाई में एक्स प्लस वाई जोड़े तो वाई से वाई कट जाएगा, क्या आएगा? 2x। क्या आएगा भाई? यहां भी डी है, यहां भी डी है, डी मैंने कॉमन ले लिया। एक्स माइनस वाई में एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे, वाई कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x, यानी कि टाइम बराबर क्या आ गया? 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे याद कर लीजिए बच्चों, क्या आएगा सचिन? टाइम बराबर 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई समस्या? लिख लो। तो अगर एक नाव ए से बी तक जाती है फिर लौट के आती है प्यारे बच्चों, राउंड ट्रिप में डी किलोमीटर जाती है ना, तो आने जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आए प्यारे बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये बताइए प्यारे बच्चों, दो सवाल करेंगे इस टाइप के, दो सवाल मैं भी तो देखूं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 56। ए मैन ट्रेवल्स बाय ए मोटर बोट डाउन ए रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक। एक आदमी मोटर बोट से जाता है अपने ऑफिस और वापस आता है। भाई वीआईपी आदमी है भाई, मोटर बोट से ऑफिस जाता है, आइलैंड पे ऑफिस है। विद द स्पीड ऑफ रिवर अनचेंज्ड, if he doubles the speed of his motorboat, then his travel time gets reduced by 75%। उसके यात्रा का समय 75% कम हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो आपसे पूछा द रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट टू स्पीड ऑफ रिवर। मोटर बोट की मूल गति और नदी की गति का अनुपात क्या है? पहले तो आप इस सवाल ही 4-5 बार अच्छे से पढ़ लो, मैं चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। एक आदमी मोटर बोट से जाता है ऑफिस फिर वापस आता है, सही है। सवाल यह है अगर नदी की गति अपरिवर्तित रहे, यानी कि धारा की चाल पहले वाई थी, धारा की चाल अब भी क्या रही है? वाई। ये सचिन, धारा की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह अपनी मोटर बोट की गति को दुगना कर देता है। मोटर बोट की गति यानी कि अगर पहले x थी तो आदमी ने कितनी कर दी? 2x, डबल कर दी प्यारे बच्चों, x से 2x कर दी। तो अगर आदमी ने मोटर बोट की स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगेगा, तो यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। नहीं कि पहले यात्रा में जितना समय लगता था अब उससे 75% समय कम लगता है। तो मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड और नदी की स्पीड का रेशियो गया। मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड क्या थी? x, और नदी की गति थी y, यानी कि आपको क्या पूछा? x से y का ये पूछा है, सही है सचिन। अब एक बार बताओ, मान लीजिए आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है कितने? डी किलोमीटर। सिंपल बात है कि अगर आदमी जाएगा और लौट के आएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा अपस्ट्रीम आएगा, आने जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक बच्चों, यही बोला है ना।
ऑफिस जाता है फिर वापस लौटता है। माना आदमी के घर से ऑफिस d किलोमीटर दूर है, तो आदमी d किलोमीटर दूर जाएगा और लौट के आएगा। आने जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा सचिन? राउंड ट्रिप का टाइम क्या होगा? 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि आदमी को पहले इतना समय लगता था, ये समय लगता था कि नहीं? ये समय लगता था 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेस्ट तरीका बता रहा हूं जिससे एक स्टेप में आंसर आएगा, वरना ये सवाल बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या, हमने y की वैल्यू नहीं बदली, हमने x का मान क्या कर दिया 2x। तो अब कितना टाइम लगेगा? x की जगह क्या रख देंगे सचिन? 2x, है ना। मोटर बोट की गति को आदमी ने दुगुना कर दिया, x की जगह क्या रख दीजिए? 2x। तो 2d गुणा 2x अपॉन नीचे क्या आएगा? 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अब आदमी को घर से ऑफिस तक जाने में फिर वापस आने में राउंड ट्रिप में अब इतना टाइम लग रहा है, अब टाइम इतना लग रहा है। लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वो पहले टाइम का 75% कम हो गया ना। अब जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले टाइम से 75% कम है। भाई किसी भी संख्या को 75% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 25%। यानी कि अब जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले समय का केवल 25% है। तो पहले वाले समय का 25% यानी कि 1/4 अब का टाइम है। मतलब इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले वाले समय का 75% समय कम लग रहा है अब, तो पहले वाले समय का कितना लग रहा है? 25% समय। 25% को क्या लिख दिया? 1/, कोई डाउट? चलो बस कैलकुलेशन कर लो, ये ना सचिन। 2dx से 2d और x काट देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये बताओ ये कितना आ गया? 4 दूनी 2 ही तो बच गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 की इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो क्या आ गया? 8x स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर। तो बताओ बच्चों क्या आ गया? 4x स्क्वायर चला गया उधर, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना आ गया? 4x स्क्वायर बराबर माइनस 8y स्क्वायर आ गया इधर, 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 7। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कितना आ गया? 7/4। आपसे पूछा एक्स से वाई का रेशियो, तो क्या ले लेंगे? अंडर रूट। तो एक्स से वाई का रेशियो कितना आ गया? 7/4 का 7 का अंडर रूट 7, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि रूट 7 बटे कौन सा ऑप्शन है? तो बड़े सवाल है कि नहीं? समझ आया ना? तो मस्त क्वेश्चन है एकदम। ये बताइए बच्चों, सवाल है आपके सामने 50 करिए। सीजीएल का ये वाला सवाल है, लेकिन 2023 का जब टीसीएस ने पेपर कराया था बच्चों, हैं? बनाइए। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। सही है। कोई नाव ए से बी तक जाती है राउंड ट्रिप मतलब ए से बी तक गई फिर लौट के वापस ए पे आ गई, कितने घंटे में सचिन? टी घंटे में। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दुगनी हो जाती है तो इस दूरी को तय करने में 80/161 टी घंटे लगेंगे। If its speed in still water 2 times, it would take 80/161 t hours for the same journey। अगर नाव की स्थिर जल में चाल दुगुनी कर दी जाए तो कितना समय लगेगा? 80/161 टी घंटे लगेगा। तो पूछा स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात ज्ञात करें। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इट्स स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x और नदी की चाल यानी कि y, x से y का रेशियो पूछा, यही है ना सचिन? x से y का रेशियो, समझे बात को? बताइए। स्थिर जल में नाव की चाल अगर दुगनी हो जाते, दुगनी का मतलब x से हमने क्या कर दी? 2x। से बच्चों धारा की चाल में तो कोई बदलाव नहीं किया ना इस सवाल में, बिल्कुल सेम पिछले वाले सवाल की तरह। भाई एक बात बताओ, मान लीजिए कोई नाव ए से बी तक जाती है d किलोमीटर, फिर वापस आते, तो राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगेगा सचिन? राउंड ट्रिप के टाइम का मैंने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहा, 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस, तो आने जाने में राउंड ट्रिप में इतना टाइम लगेगा, इसी की वैल्यू है टी। यात्रा को टी घंटे में तय करती है, राउंड ट्रिप का टाइम कितना? ये टी। ए से बी तक के बीच राउंड ट्रिप यात्रा की दूरी को नाव कितनी देर में तय करती है? टी घंटे। अब हमने बोट की स्टिल वाटर में स्पीड एक्स को क्या कर दिया? 2x।
अगर x को 2x कर देंगे तो अब राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगेगा, x की जगह क्या रख देंगे 2x, 2d गुणा 2x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब जो है यात्रा में राउंड ट्रिप में इतना टाइम लगेगा, लेकिन अब जो टाइम है वो कितना है t 80/161t, यानी कि अब जो टाइम लग रहा है सचिन t का कितने गुना हो गया 80/161 गुना। अब टाइम क्या हो गया 80, अब जो टाइम है वो t का 80/161 गुना हो गया। पहले इतना टाइम लगता था, t की वैल्यू है, लेकिन अब जो राउंड ट्रिप का टाइम है वो इसका कितने गुना हो गया 80/160, 80/161 टाइम्स बराबर होना चाहिए कि नहीं। पहले वाले टाइम का अब कितना लग रहा है 80/161 गुना। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। 2dx से भैया 2dx कट गया सचिन, 2 से हमारा 80 कट गया, कितनी बार 40 बार। हम क्या करेंगे यहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 कवर 4x स्क्वायर गुणा 40 160x स्क्वायर माइनस 40 y स्क्वायर बराबर राइट साइड में कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तो कुछ नहीं है, 161 की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 160 इधर चला गया, 161 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा सचिन एक्स स्क्वायर बराबर, ये बताइए, ये माइनस 161 उधर आ गया, 161 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 121, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो x बराबर क्या आ गया 11 भाई। तो x से y का रेशियो कितना आ गया 11/1, x से y का रेशियो 11/1 आ गया। सवाल का आंसर है ऑप्शन, है ना गजब सवाल। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल कर लेंगे। तो जिस बच्चे को ये टेक्निक पता है उसका सवाल तो एक स्टेप में होगा, वरना वो पहले तो फॉर्मूला सिद्ध करेगा तब ये लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं इसमें, खत्म। इसी के साथ बोट एंड स्टीम के सारे ही फिक्स टाइप के सवाल क्या होते हैं स्वाहा, ठीक है बच्चों। अब यहां से बोट एंड स्टीम के कैसे सवाल हैं मिसलेनियस। हालांकि मिसलेनियस सवालों का कोई भी अंत नहीं है और ना रेलवे के पेपर में मिसलेनियस सवाल ज्यादा आते हैं, जो फिक्स टाइप के सवाल हैं वही आते हैं, ठीक है ना बच्चों। पर कुछ सवाल हैं जरूर जो मैं आपको करवाना चाहूंगा वो आप करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 58, बनाइए। ए स्विमर, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, ये सचिन। तो सवाल में आपसे पूछा धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, समझे बच्चों बताओ। मान लीजिए बिंदु P है, क्या है बच्चों ये बिंदु P। सवाल क्या कह रहा है, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम तैरता है कितने मिनट तक 6 मिनट तक, यही है ना सचिन, यही है। तो एक तैराक जो है एक पॉइंट P से धारा के विपरीत तैरता है 6 मिनट तक, फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है, देन स्विम्स बैक अलोंग द करंट फॉर द नेक्स्ट 6 मिनट। अब आप बताओ एक तैराक P से तैरता है 6 मिनट धारा के विपरीत, फिर अगले 6 मिनट धारा के साथ तैरेगा, इसका मतलब आदमी क्या करेगा अपनी दिशा मोड़ लेगा कि नहीं सचिन तैरने की। अगर अपस्ट्रीम ऐसे तैर रहा है तो डाउनस्ट्रीम कैसे तैरेगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर 6 मिनट तक अपस्ट्रीम तैरा है तो अगले 6 मिनट तक ये तैरता है डाउनस्ट्रीम, यानी कि सचिन रिवर्स डायरेक्शन में तैरेगा कि नहीं, है कि नहीं सचिन, 6 मिनट तक रिवर्स डायरेक्शन में तैरेगा। लेकिन आप बताओ अपस्ट्रीम से स्पीड ज्यादा होती है डाउनस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम में जितनी दूरी तैरेगा डाउनस्ट्रीम में उससे ज्यादा तैरेगा कि नहीं, ज्यादा स्पीड से ज्यादा दूरी तक तैर पाएगा। तो मान लीजिए कि डाउनस्ट्रीम में 6 मिनट तक तैर के यहां आ गया पॉइंट Q पर। P और Q के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, P और Q के ये बीच की दूरी कितनी है 120 मीटर, ये दूरी 120 मीटर दी है ना सचिन सवाल में P और Q के बीच की। तो आपसे पूछा धारा की चाल यानी कि y का मान पूछा, आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर में, कुछ भी है सवाल में। 6 मिनट में डाउनस्ट्रीम में चलेगी दूरी,
6 मिनट में अप स्ट्रीम में चलेगी दूरी, उसका डिफरेंस कितना है? 120 मीटर। कुछ है ही नहीं। बताओ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई है। 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाओगे? 6 मिनट का मतलब होता है, अगर घंटे में लिखेंगे तो 6/60 यानी कि 1/10 आवर। तो डाउन स्ट्रीम से 6 मिनट में इतनी डिस्टेंस जाओगे, है सचिन? अप स्ट्रीम में 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाओगे? अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, तो अप स्ट्रीम में 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाओगे? 6 मिनट का मतलब होता है 1/10, है ना? अप स्ट्रीम उसमें गुणा कर देंगे। तो डाउन स्ट्रीम से जो आप डिस्टेंस चले हो, जो अप स्ट्रीम से डिस्टेंस चले, उसका डिफरेंस कितना है सचिन? 120 मीटर। 120 मीटर को भी किलोमीटर में लिखेंगे तो 0.12, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में बदलना। आपने टाइम को आवर में बदल लिया तो डिस्टेंस मीटर को भी किस में बदल लो? किलोमीटर में। 120 मीटर को 1000 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? 0.12। तो 6 मिनट में डाउनस्ट्रीम में चलेगी दूरी, 6 मिनट में अपस्ट्रीम में चलेगी दूरी, इसका अंतर क्या आ गया है बच्चों? जब आप घटाओगे तो 1/10 तो आ गया कॉमन, है सचिन? प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस वाई क्या आ गया? 2y बराबर 0.12 का 10 गुना 1.2, 1.2 को 2 से भाग करेंगे तो 0.6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0.6 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल है आपके सामने 59। ठीक है बच्चों, देखो ये सवाल एसएससी में तो बहुत बार आया है, रेलवे में भी ये आया था काफी समय पहले, लेकिन अब तो ये नहीं आ रहा है। इस सवाल को करने की एक स्पेशल ट्रिक है मेरे पास, तो आप बेसिक के चक्कर में ना पड़ के इस सवाल की ट्रिक याद कर लो प्यारे बच्चों, उससे सवाल सेकंड में सॉल्व। वैसे मैं जनरली बताता नहीं कोई ट्रिक वगैरह, मैं तो रेशियो से ही करवाता हूं, लेकिन चूंकि इस सवाल में समय बहुत ज्यादा जाएगा बेसिक से, और ट्रिक से ये होगा 1 सेकंड में, है कि नहीं बच्चों? तो ध्यान से वही ध्यान रखेंगे आप। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 59। स्पेशल क्वेश्चन है। क्या है बच्चों ये? स्पेशल क्वेश्चन। A man rows a boat a certain distance downstream in 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream। सही है ना? आप बताओ, एक आदमी कुछ दूरी डाउनस्ट्रीम जाता है 9 घंटे में, यही बोला है ना सचिन? एक आदमी कुछ डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है 9 घंटे में, है सचिन? यही है ना बच्चों? सवाल में यही बोला है प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। एक आदमी कुछ दूरी जाता है 9 घंटे में, जबकि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाता है 18 घंटे में। तो एक आदमी को कुछ दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में सचिन कितना लगता है? 9 घंटे। उसी सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 18 घंटे। सवाल है शांत जल में उस समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में कितने घंटे लगेंगे? 3/5 छोड़ो पहले, आप बस मुझे बताओ कि उसी समान दूरी को शांत जल में अगर आदमी नाव चलाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? समझ में आया प्यारे बच्चों? सबको मेरी बात समझ में आ गई? सेम डिस्टेंस एक आदमी को डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है 9 घंटे, उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में लगता है 18 घंटे। उसी सेम डिस्टेंस को अगर आदमी शांत जल में चलाए नाव, शांत जल में, तो कितने घंटे लगेंगे? डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की स्पीड से 9 घंटे लगा। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई की स्पीड से 18 घंटे लगा। सेम डिस्टेंस अगर आदमी शांत जल में नाव चलाएगा तो कितने घंटे लगेगा? तो बेटा डायरेक्ट आपको यहां पे हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? हार्मोनिक। अगर दो संख्याएं a और b हैं, अगर दो संख्याएं a और b हैं तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या होता है सचिन? 2ab अपॉन a प्लस। ठीक है ना बच्चों? तो आपको यहां पे क्या करना है? x, अगर आप स्टिल वाटर में जाओगे तो कितना समय लगेगा? 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 9 गुणा 18 अपॉन 9 प्लस 18 यानी कि 9 से 27 जाएगा 3 बार, 3 से 18 जाएगा यानी कि 12 घंटे।
तो अगर आदमी सेम डिस्टेंस शांत जल में जाएगा तो शांत जल में जाने से कितना समय लगेगा? 12 घंटे। लेकिन आपसे क्या पूछा है? सेम डिस्टेंस का 3/5 शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा? कितना डिस्टेंस जाना है? 3/5। सेम डिस्टेंस जाने में तो लगेगा 12 घंटे। सेम डिस्टेंस का अगर 3/5 जाना है तो समय भी 3/5 लगेगा ना बच्चों। 12 का 3/5 कितना आएगा? 36/5 यानी कि 7.2 आवर्स। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना बस। चलिए आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 60 करें। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का सवाल है। देख रहे हो बच्चों, एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है बच्चों? एक्स का मान 7 दिया है। नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, फिर 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। यह देखा गया कि इस यात्रा में लगा कुल समय धारा की चाल 2 किलोमीटर तेज होने पर लगने वाले समय से 560 मिनट कम है। धारा की प्रारंभिक चाल ज्ञात। फर्जी सवाल है कि नहीं सचिन? बिल्कुल फर्जी सवाल है। एक नाव की स्थिर जल में चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। आपसे धारा की प्रारंभिक चाल पूछे, मैंने मान ली कि माना धारा की प्रारंभिक चाल है y, आपसे इस क्वेश्चन में y का मान पूछा है। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करिए। यह नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, फिर 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है, तो कितना समय लगेगा? अगर नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी तो समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड कितनी आएगी? स्पीड होती है x प्लस वाई, 40/7 प्लस वाई। फिर ये नाव अगर 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो कितना समय लगेगा? 40/7 माइनस वाई। भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। यानी कि नाव को पहले इतना समय लगता था। 40 किलोमीटर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में नाव को इतना समय लगेगा। यह देखा गया कि इस यात्रा में लगा कुल समय धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होने पर लगने वाले समय से 560 मिनट कम है। अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाए, यानी कि धारा की चाल अगर y से बढ़ के क्या हो जाए? y+2। अगर धारा की चाल y से बढ़ के y+2 हो जाए तो मुझे बताओ अब कितना समय लगेगा? ये बताइए अब कितना समय लगेगा? अब है ना, अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाए तो अब कितना समय लगे? अब 40 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 40/x प्लस वाई। भाई x का मान तो 7 है, y का मान हो गया y+2, तो 40 क्या आ गया? 9 प्लस वाई। आप बताओ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में अब कितना टाइम लगेगा बच्चों? भाई x का मान तो 7 है, y का मान क्या आ गया? y-2। y की जगह क्या हो गया? धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होगी, सॉरी धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज हो गई, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 7 माइनस वाई प्लस। भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होगी, पहले धारा की चाल y थी, अब कितनी होगी? y+2। तो अब अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 7 माइनस 2 5 माइनस वाई। तो अब 40 किलोमीटर जाने में अब कितना समय लगेगा? 40/5 माइनस वाई। यानी कि पहले इतना समय लग रहा था, अब कितना समय लग रहा है? ये समझ बेकार सवाल है, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या कह रहा है। 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इतना समय लगा। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होगी, धारा की चाल वाई से क्या होगी? y+2। तो अब 40 किलोमीटर जाने में ये समय लगेगा, और अब डाउनस्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में ये समय लगेगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड बदल गई ना, अपस्ट्रीम की स्पीड भी बदल गई। y की जगह क्या लिखेंगे? y+। सवाल कह रहा है यह देखा गया कि इस यात्रा में लगा कुल समय धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होने पर लगने वाले समय से 560 मिनट कम है। पहले जो समय लगता था वो समय धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर तेज होने पर जो समय लग रहा है उस समय से कितना कम है सचिन? ये 560 मिनट कम है। यही तो कह रहा है सवाल में।
देखो कितना गंदा सवाल, ये कह रहा है क्या, सवाल को अच्छे से पढ़ो। इट इज ऑब्जर्व दैट टोटल टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी मतलब पहले वाला समय है ना, पहले वाला जो समय 560 मिनट कम है उस टाइम से जब स्टीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाए, स्टीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाएगी तो उस समय से 560 मिनट समय कम लगता है पहले वाले केस में। तो बताओ इसका डिफरेंस 560 मिनट आएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी किसमें होना चाहिए, आवर में। ये 560 मिनट है, इसको आवर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से भाग, किससे जाएगा ये 20 से, कितना आ गया 28/3, 560 मिनट का मतलब आ गया 28/3 घंटे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको नानियां याद आ जाएंगी ना। तो मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, आपको y का मान निकालना है ना ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। यहां y का मान कितना है, यहां बटे क्या आ रहा है 3/3 आ रहा है ना, तो y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जहां नीचे क्या आता हो, बटे 3 आता हो। बताओ, तो एक तो प्यारे बच्चों ये 3.5 और 4.5 दशमलव वाले ऑप्शन इग्नोर करते क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी। तो ये 4 है और 3 है। अगर मैं y का मान 4 लेता हूं तो 9 + 4 13, 40 तो 13 से भाग ही नहीं होगा, यानी कि आंसर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर क्या आएगा, अगर y का मान 3 लेते हैं तो बताओ बच्चों क्या आता है, ये 40/9 + 3 12 यानी कि 10/3। ये कितना आ गया 40/5 - 3 2 यानी कि 40/2 20। ये 7 3 10, 40/10 कितना आ गया, प्लस 7 - 3 4, 40/4 कितना आ गया, तो 10 + 4 20 - 14, 10/3 में 6 जोड़ूंगा तो 6 3 18 10 28/3 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आंसर क्या है। तो हमेशा ऐसे सवाल किस तरीके से बनते हैं, ऑप्शन से, है ना। तो ये है मिसलेनियस सवाल। अब इस सवाल की कोई कैटेगरी कोई टाइप थोड़ना है, ये मैंने करा दिया। ऐसा ही एक मिसलेनियस क्वेश्चन और है 61, इसको आप खुद से ट्राई करना प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है बच्चे। इसी के साथ बोटन स्ट्रीम नाम का ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेन रेलगाड़ी, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, चैप्टर खत्म, बाकी कल